हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य रचना, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु के हम 15 से 20 उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वाक्य रचना का आज एक बिंदु, जो प्रयोग के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य के उदाहरण आज इस वीडियो को देखने के बाद कभी किसी को किसी भी प्रकार की शंका नहीं होगी, ये हम आशा करते हैं। तो अंत तक बने रहेंगे तो आप किसी भी प्रकार के वाक्य को आसानी से पहचान कर पाएंगे कि कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा सरल है और कौन सा मिश्र है, क्योंकि हमने बहुत ही सरल और सटीक भाषा में इस प्रकरण को लिया है। और हम आशा करते हैं कि आप अंत तक बने रहेंगे तो आप इस वीडियो के माध्यम से वाक्य रचना का टॉपिक बहुत कुछ सीख पाएंगे। चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो पहला बिंदु है, वाक्य भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। वाक्य भाषा है व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है और छोटा है ध्वनि और सबसे बड़ा माना गया है, वो माना गया है वाक्य को। तो यहाँ पर वाक्य को भाषा और व्याकरण का सबसे बड़ा अंग माना गया है। दूसरा है, भाव व भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वो है वाक्य। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वो है वाक्य। तो ये वाक्य, दो परिभाषा पूरी हुई वाक्य की। चलो अगला अर्थ समझते हैं। शब्दों का सार्थक योग क्या कहलाता है? वाक्य। यदि वाक्य की परिभाषा पूछे तो शब्दों का सार्थक योग क्या कहलाता है? वाक्य। तो शब्दों का सार्थक योग क्या कहलाता है? वाक्य। अब देख लेते हैं वाक्य के प्रकार। प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। आज हम इन्हीं बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आशा करते हैं कि आज के बाद कभी किसी को इन तीनों के भेद को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और प्रत्येक उदाहरण को आसानी से बता पाएंगे कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो चलते हैं आगे की ओर। अब थोड़ी, क्योंकि वाक्य 3 श्रेणी के होते हैं: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और क्रिया के आधार पर। तो हम केवल इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य। दूसरा है संकेतार्थक वाक्य। दूसरा कौन सा है? संकेतार्थक वाक्य। तीसरा है संकेतार्थक। चौथा आज्ञार्थक। पांचवा इच्छार्थक। छठा निषेधार्थक। सातवां प्रश्नार्थक और लास्ट में विस्मय बोधक वाक्य। ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हैं। अब चलते हैं क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के वाक्यों को बांटा गया है। उनको 3 और नाम दिया गया है वाच्य। क्या दिया गया है? वाच्य। तो सबसे पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो हम 3 वीडियो के माध्यम से सबसे पहले प्रयोग के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, साधारण, संयुक्त और मिश्र, इनको हम आज पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम एक वीडियो के माध्यम से अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे और अंतिम वीडियो होगा तीसरा, जो क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होंगे: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस पर भी हम बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आज अपना महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अब थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो भी जान लेते हैं कि भाषा की मूल इकाई वर्ण। यदि भाषा की मूल इकाई पूछे तो क्या है? वर्ण।
भाषा की मूल इकाई पूछे तो वर्ण, और मुख्य इकाई पूछे तो वाक्य। यदि मुख्य इकाई पूछे तो वाक्य। प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। प्रयोग कहो या रचना कहो, दोनों एक ही है। तो इनके आधार पर यदि वाक्य के भेद पूछे तो वो हैं तीन। कौन कौन से हैं? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यही आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो सबसे पहले लेते हैं साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य के बारे में जितने भी नियम है, सामान्य नियम, वो पढ़ेंगे। फिर उसके किस प्रकार के उदाहरण आएंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो साधारण वाक्य कहलाता है। ये सामान्य सी परिभाषा है, ये सभी को पता होती है। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो साधारण वाक्य होता है। परंतु कई प्रकार के वाक्यों में एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं और एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। तो हम आगे की ओर पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो वाक्य के दो अंग, वाक्य के अंग कितने हैं? दो। सबसे पहला क्या है? उद्देश्य। चलो, उद्देश्य किसको कहा गया? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य कहलाता है। ये सामान्य है कि वाक्य में जो कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। इसमें कर्ता के साथ कर्ता का विस्तारक भी शामिल किया जाता है। कर्ता तो उद्देश्य कहलाता ही है, परंतु यदि कर्ता का विस्तारक भी आता है तो वो भी उद्देश्य के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। ये पूरा कर्ता प्लस कर्ता का विस्तारक पूरा ही उद्देश्य कहलाता है। इस बात का विशेष अपने ध्यान रखना है और ये परीक्षा में भी पूछा गया है। फिर चलते हैं विधेय क्या है। विधेय जिसके लिए आए वह उद्देश्य कहलाता है। ये उद्देश्य की दूसरी परिभाषा है कि विधेय जिसके लिए आए वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य को छोड़कर जो भी पीछे वाला पार्ट होता है वो विधेय कहलाता है, और विधेय के लिए जो आए वो उद्देश्य कहलाता है। अब विधेय क्या है? देखो, उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। जो उद्देश्य होता है उसके बारे में जो बाकी का बिंदु होता है, जो भी कुछ कहा जाता है वो संपूर्ण बिंदु विधेय कहलाता है। तो वाक्य के कितने पार्ट हो गए? दो। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अब चलते हैं थोड़े विधेय और उद्देश्य को विस्तार से समझते हैं। विधेय में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले विधेय में कर्म आता है। कर्ता को छोड़कर संपूर्ण चीजें विधेय में आती है, ये इतना हमें ध्यान रखना है। तो विधेय में कर्म आता है, कर्म का विस्तारक आएगा। उसके बाद में क्रिया आती है और क्रिया का विस्तारक आता है। उसके बाद में पूरक शब्द आ सकता है, सहायक क्रिया को शामिल किया जा सकता है। ये सभी कर्ता को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के बिंदु विधेय में सम्मिलित होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है। अब देखना, राम क्या है? उद्देश्य। का मित्र श्याम, ये क्या है? विधेय। ये क्या है? विधेय। उसके बाद में पुस्तकें क्या है? कर्म। और कर्म का विस्तारक क्या है? धार्मिक। तो धार्मिक क्या है? कर्म का विस्तारक। फिर पढ़ना क्या है? क्रिया। और ज्यादा क्या है? क्रिया का विस्तारक। क्रिया का विस्तारक। तो राम केवल इसमें क्या है? उद्देश्य। और बाकी पीछे वाला संपूर्ण पार्ट क्या है? विधेय। तो राम को छोड़कर सभी बिंदु क्या है? विधेय। और राम केवल उद्देश्य है। राम केवल उद्देश्य है। देखो, इसमें लिखा हुआ है साधारण वाक्य, राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है। ये किस प्रकार का उदाहरण है? साधारण वाक्य का उदाहरण है। साधारण वाक्य का उदाहरण है। अब हम ले चलते हैं उदाहरणों की ओर। इसमें राम डबल छप गया है, इसको हम थोड़ा सा काटने का प्रयास करेंगे। ये केवल राम ही है इसके अंदर। राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है, ये किस प्रकार का उदाहरण है? साधारण वाक्य का। अब हम साधारण वाक्य की बेसिक बातें थोड़ी सी जान लेते हैं कि किसी भी प्रकार का वाक्य होता है उसको पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है, एक साधारण वाक्य बिल्कुल एक सरल वाक्य होगा। उसमें किसी भी प्रकार के बीच में विराम चिन्ह का प्रयोग यथासंभव नहीं होता है और कोई भी योजक शब्द नहीं आता बीच के अंदर। किसी भी प्रकार का योजक शब्द नहीं आता है, विराम चिन्ह का प्रयोग न के बराबर होता है और पढ़ने में बहुल
बहुत ही साधारण लगता है और सीधा और सरल वाक्य होता है। भले ही वाक्य बड़ा हो सकता है, परंतु उसके बीच में योजक के रूप में दो वाक्यों को जोड़ने का के संबंधित कोई भी जैसे राम, श्याम व राधा पाठ पढ़ रहे हैं। इस वाक्य के अंदर तीन उद्देश्य हैं। पहला राम, दूसरा श्याम और तीसरी राधा। तीन उद्देश्य हैं, लेकिन तीनों ही मिलकर एक ही क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाठ पढ़ रहे हैं। तो ये वाक्य किसका होगा? साधारण वाक्य होगा। भले ही यह पहले राम के बाद में अल्प विराम आया है, परंतु ये दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहे हैं, ये केवल दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। तो जहाँ दो शब्द जुड़ते हैं वहाँ संयुक्त वाक्य नहीं होता है, वो केवल साधारण वाक्य ही होता है। तो इसमें मैंने नियम बताया था ऊपर कि एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु तीनों ही मिलकर एक ही क्रिया कर रहे हैं, तो वो हमेशा किस प्रकार का वाक्य होगा? साधारण वाक्य है। ये महत्वपूर्ण बात है, हमेशा जहन में रखिए। चलते हैं अगला नियम। कर्ता एक व क्रियाएं एक से अधिक हो सकती हैं, वो भी किस प्रकार का वाक्य होगा? साधारण। पहले कर्ता अनेक थे और क्रिया एक थी। अब वापस नियम कौन सा आ गया कि कर्ता एक है, परंतु क्रियाएं एक से अधिक कर सकते हैं, और वो भी किसका उदाहरण होगा? साधारण वाक्य का। तो देख लेते हैं उदाहरण। श्याम पढ़ व लिख रहा है। अब वह शब्द है पढ़ना और लिखने को जोड़ रहा है, न कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ये वह बीच में शब्द आ रखा है, वो पढ़ने और लिखने जो क्रिया है, इस दो क्रिया को जोड़ने वाला वह है, लेकिन ये दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है। ये दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है। और कर्ता क्या है? एक है श्याम। क्रिया क्या है? एक से अधिक है। तो उद्देश्य एक है, विधेय बाकी वाला विधेय कहलाता है, और विधेय में क्रिया कितनी है? दो। फिर भी ये वाक्य किसका होगा? साधारण वाक्य होगा। साधारण वाक्य का उदाहरण होगा। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये हो गया नियम नंबर 3। अब चलते हैं नियम नंबर 4 की ओर। कर्ता समान होने पर सभी क्रियाएं एक ही विधेय में सम्मिलित होगी। कर्ता समान होने पर सभी क्रियाएं एक ही विधेय में सम्मिलित होगी। यदि एक से अधिक क्रियाएं भी होती हैं, कर्ता को छोड़कर सभी बिंदु विधेय के अंदर सम्मिलित होता है। अब नियम नंबर 4 कितना समझते हैं? 4 नंबर। राम, श्याम व मोहन पढ़ व लिख रहे हैं। अब क्या कर दिया इसमें? कर्ता एक से अधिक कर दिया और क्रियाएं भी एक से अधिक कर दी। तो कर्ता भी एक से अधिक हैं। राम, श्याम और मोहन 3 कर्ता हैं, और क्रिया कितनी है? पढ़ व लिख रहे हैं, 2 क्रियाएं हैं। तो कर्ता एक से अधिक हो गया, क्रिया एक से अधिक हो गई। फिर भी ये वाक्य किसका होगा? साधारण वाक्य का, क्योंकि श्याम व मोहन व से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 शब्द जुड़ रहे हैं, न कि 2 वाक्य जुड़ रहे हैं। इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना। तो ये भी किस प्रकार का उदाहरण होगा? साधारण वाक्य का, क्योंकि इसमें भी उद्देश्य और विधेय हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय है। क्योंकि उद्देश्य क्या है? राम, श्याम व मोहन, यहाँ तक तो उद्देश्य है, और पढ़ व लिख रहे हैं, ये है विदेशीय। और मैंने ऊपर वाला नियम बताया कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो क्या कहलाता है? साधारण वाक्य। हम आशा करते हैं कि ये 3 बिंदु 4 नियम आपको आसानी से समझ में आए होंगे। चलते हैं आगे की ओर। यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो और क्रियाएं भी एक से अधिक हो, तो वह साधारण वाक्य होगा। लेकिन प्रत्येक कर्ता के द्वारा की गई क्रियाएं एक समान होनी चाहिए। विशेष बात क्या है कि प्रत्येक कर्ता के द्वारा की गई क्रियाएं एक समान होनी चाहिए, तब जाकर क्या होगा? साधारण वाक्य होगा। अब हम साधारण वाक्य के महत्वपूर्ण नियम समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके उदाहरण। कम से कम 20 से 25 उदाहरण लेंगे, जिससे आपको आसानी से साधारण वाक्य की पहचान करना आ जाएगा। पहला उदाहरण। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही
गाड़ी आ चुकी है। अब आपको कन्फ्यूजन कहाँ होगा? ही से। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही। अब ये ही क्या है? निपात है। अव्यय का पांचवा भेद निपात। अब निपात को देखकर कभी भी वाक्य का निर्धारण नहीं करें। ये निपात किसी शब्द पर जोर डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु ये योजक का काम नहीं करता, परंतु ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं करता। तो ये बिल्कुल सीधा सरल वाक्य है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ चुकी थी। ये साधारण वाक्य का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती थी। ये तो बिल्कुल सरल है, कहीं योजक शब्द नहीं है, ये साधारण वाक्य है। अब इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय की बात है, तो मैं क्या है? उद्देश्य। और बाकी जो बचा हुआ क्या है? विधेय। बाकी बचा हुआ जो क्या है? विधेय। हवा का तीव्र झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। ये भी क्या है? साधारण वाक्य। समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात है। अब ये ही फिर से निपात आया, तो निपात को देखकर हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि निपात शब्द पर जोर डालने के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु ये योजक का काम नहीं करता। योजक का काम नहीं करता। चलते हैं पांचवें उदाहरण की ओर। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। ये सरल वाक्य, सीधा सीधा लग रहा है वो सरल वाक्य। कहीं जहाँ बीच में योजक शब्द आए तो हमें सावधानी रखनी है। उदाहरण नंबर 6, मैं प्रतिदिन 2 घंटे अध्ययन करता हूँ। मैं प्रतिदिन 2 घंटे अध्ययन करता हूँ। ये सरल वाक्य। वाणी की मृदुता सबको वश में कर लेती है। वाणी की मृदुता सबको वश में कर लेती हैं। ये भी साधारण वाक्य। दया से बढ़कर कोई भाव नहीं है। दया से बढ़कर कोई भाव नहीं है। ये भी साधारण वाक्य। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं रहती है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं रहती है। ये भी साधारण वाक्य। तुम्हारे बाहर जाते ही वह पढ़ने लगा। ये फिर से ही आया, तो ही को देखकर हमें घबराना नहीं है। मनीष लिख और पढ़ रहा है। इस उदाहरण में विशेष ध्यान देना है कि मनीष क्या है? उद्देश्य है, और मनीष के बाद वाला पार्ट क्या है? विधेय। तो विधेय में कितनी क्रियाएं हैं? 2। एक तो लिखना और एक बोलना, और दोनों क्रियाएं किससे जुड़ी हुई हैं? और से। तो ये और है जो 2 क्रियाओं को जोड़ रही हैं, ना कि 2 वाक्यों को जोड़ रही हैं। इसीलिए और को देखकर संयुक्त वाक्य में के अंदर नहीं जाना, संयुक्त वाक्य में नहीं जाना। तो ये 2 क्रिया जुड़ रही है, ना कि 2 वाक्य जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमने नियम पढ़ चुके हैं ऊपर। 2 क्रियाएं आ सकती हैं, एक से ज़्यादा कर्ता आ सकते हैं, परंतु सभी मिलकर एक ही क्रिया करेंगे। तो मनीष लिख और बोल रहा है। ये भी साधारण वाक्य। 12, रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई। ये फिर से ही आ गया। रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई। सही है। फिर 13, मेरे समझाने पर भी वह नहीं माना। ये देखो भी, ये भी क्या है? निपात। ये भी क्या है? निपात। क्योंकि निपात आपको परेशान करेगा, इसीलिए निपात को देखकर आपको चिंतित नहीं होना है। ये भी क्या है? निपात है, जो आपको भ्रमित कर सकता है। तो कहीं पर भी निपात का प्रयोग हो जाए तो वो साधारण वाक्य का ही उदाहरण होता है। 15, माँ के मरने पर बालक रूठ गया। माँ के मरने पर बालक रूठ गया। ये भी क्या है? साधारण वाक्य है। तो हम आशा करते हैं कि साधारण वाक्य के 14 उदाहरण हमने देखे हैं, और बिल्कुल सरल और साधारण वाक्य होंगे। और हमने नियम भी 4 पढ़ रुके हैं कि एक उद्देश्य क्रियाएं एक से अधिक हो सकती हैं, एक से अधिक उद्देश्य और क्रियाएं भी एक से अधिक हो सकती हैं। क्रियाएं ज़्यादा, एक उद्देश्य हो सकता है। तो ये हमने पहले ऊपर नियम जान चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको साधारण वाक्य पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रयोग के आधार पर या रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है, वो है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्यों को समझने का प्रयास करते हैं। संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हो। एक से अधिक क्या हो? उपवाक्य हो। फिर क्या है? संयुक्त वाक्य में साधारण वाक्य प्रयुक्त होते हैं। यदि 2 साधारण वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़ जाए
यदि दो वाक्य यदि किसी योजक शब्द से जुड़ जाए तो वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण बन जाता है। फिर क्या है, सभी उपवाक्य स्वतंत्र होने चाहिए, आश्रित नहीं होने चाहिए। यदि आश्रित हो गया तो वो मिश्र वाक्य में चला जाएगा, इसीलिए सभी उपवाक्य स्वतंत्र होना चाहिए। ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि एक से अधिक उपवाक्य होंगे, सभी साधारण वाक्य होंगे और सभी उपवाक्य स्वतंत्र होंगे। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं संयुक्त वाक्य के बिंदु। इसी के माध्यम से हम संयुक्त वाक्य की पहचान कर पाएंगे। अब देख लेते हैं उदाहरण। मोहन खेल रहा है, ये सरल वाक्य है, अल्पविराम आ गया। राम पढ़ रहा है, ये भी एक सरल वाक्य, ये अल्पविराम नहीं आना चाहिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया, एक सेकेंड, ये अल्पविराम यहाँ पर नहीं आएगा। राम पढ़ रहा है, ये भी सरल वाक्य है, लेकिन ये है योजक शब्द लेकिन। इनसे पहचान करेंगे हम ये साधारण का वाक्य का है, मिश्र वाक्य का। लेकिन श्याम लिख रहा है, अब देखो तीनों ही अलग अलग काम कर रहे हैं। मोहन खेलने का काम, राम पढ़ने का काम, श्याम लिखने का काम। तीन उद्देश्य हैं और तीन ही विधेय हैं। उद्देश्य तीन है, विधेय भी तीन है, लेकिन सबकी क्रियाएं अलग अलग होने के कारण ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण बन गया, क्योंकि क्रियाएं समान नहीं है। कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं परंतु क्रियाएं समान होनी चाहिए साधारण वाक्य में, लेकिन इसमें क्रियाएं तीनों की अलग अलग है। यहाँ पर खेलना, दूसरे में पढ़ना और तीसरे में लिखना, और योजक शब्द आ गया लेकिन। योजक शब्द आ गया लेकिन, तो लेकिन की वजह से और क्रियाएं अलग अलग होने से ये वाक्य किस में चला गया, संयुक्त वाक्य में चला गया। चलते हैं विशेष बात क्या लिखी हुई है वो पढ़ते हैं। विशेष बात, इन सभी साधारण वाक्यों में से किसी एक उपवाक्य को हटाने पर अन्य वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। देख लेते हैं भाई, जैसे मोहन खेल रहा है, इसको हटा दें तो भी अगले वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राम पढ़ रहा है, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन और श्याम लिख रहा है, और श्याम लिख रहा है, ये भी स्वतंत्र वाक्य हैं। तो नियम बिल्कुल स्पष्ट और साफ हैं कि सभी वाक्य कैसे होंगे, स्वतंत्र। कैसे होंगे, स्वतंत्र। एक को हटाने पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो संयुक्त वाक्य के उदाहरण होंगे। और एक वाक्य को हटाने के पर दूसरा वाक्य का अर्थ स्वतः ही नष्ट हो जाता है, वो फिर पढ़ेंगे मिश्र वाक्य में। किस में पढ़ेंगे, मिश्र वाक्य में। चलते हैं आगे की ओर। अब महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर हम बात करेंगे कि हम जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसके जो बीच में योजक शब्द आते हैं, ये आपको कहीं पर भी वाक्य के बीच में मिलेंगे, और इन शब्दों को हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है और एक एक शब्द बारीकी से जहन में बिठाएंगे, क्योंकि यही शब्द हमें वाक्य के बीच में मिलने वाले हैं। और हम कन्फ्यूजन होंगे मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में, हम कन्फ्यूजन होंगे मिश्र वाक्य में या संयुक्त वाक्य में। तो हम एक एक शब्द को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले योजक शब्द, संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले योजक शब्द। तो सबसे पहला योजक शब्द ज़्यादा प्रयुक्त होता है, सबसे ज़्यादा बार, वो है और। क्या है, और। फिर है एवं। इन सब के उदाहरण हम बाद में लेंगे एक एक करके, और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम केवल योजक शब्दों की चर्चा करते हैं। फिर है तथा, फिर है तथा, फिर या, अथवा, इसलिए। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मिश्र वाक्य में इसलिए देखने को नहीं मिलता है, इसलिए केवल संयुक्त वाक्य में ही प्रयुक्त होता है। इसलिए इसको अलग कलर से मैं हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि इसलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ये संयुक्त वाक्य के अंदर प्रयुक्त होता है। फिर है अतः, फिर क्या है, अतः। फिर है फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। ये पर भी इम्पोर्टेंट है, केवल सिंपल पर लिखा हुआ आता कहीं पर परंतु पता ही नहीं चलता है। फिर है बल्कि, फिर है ताकि, फिर है वरन,
ये योजक शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? संयुक्त वाक्य में। ये योजक शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? संयुक्त वाक्य में। बार बार घूम फिर के यही योजक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर आपको पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा वाक्य का प्रकार है। तो इसमें महत्वपूर्ण आपको सबको पता है भाई, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, बल्कि, ताकि, वरन, ये सभी दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये सभी योजक शब्द दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और नया वाक्य बनता है, वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। आशा करते हैं कि ये नियम आपको, ये शब्द हैं जो आपको जहन में बैठे होंगे। अब हम चलते हैं इनके उदाहरणों के माध्यम से, फिर आपका संयुक्त वाक्य का मैटर समझ में आ जाएगा। संयुक्त वाक्य में योजक शब्दों का आना अनिवार्य नहीं है। लो भाई, एक नया बिंदु आ गया कि संयुक्त वाक्य में योजक शब्द का आना अनिवार्य नहीं है। कई सारे बच्चे योजक शब्द को देखकर ही वाक्य का निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार का वाक्य है, परंतु कभी कभी योजक शब्द का स्थान विराम चिन्ह ले लेते हैं। कभी कभी योजक शब्द का स्थान विराम चिन्ह ले लेते हैं और वो उसके बाद ये वाक्य पूछ लिया जाता है कि किस श्रेणी का है। तो देखो उदाहरण जैसे कैसे दे रखा है कि राम पढ़ रहा है। पहली बात तो ये स्वतंत्र वाक्य है। अब यहाँ पर प्रयुक्त होना चाहिए योजक शब्द और, कि भाई राम पढ़ रहा है और श्याम लिख रहा है, परंतु योजक शब्द को हटा दिया यहाँ पर, और हटा दिया और लगा दिया अल्प विराम। क्या लगा दिया? अल्प विराम। तो ये अल्प विराम किसकी जगह पर प्रयुक्त हुआ? और की जगह पर। हमें कैसे पता चलेगा ये संयुक्त वाक्य है? क्योंकि दो स्वतंत्र वाक्य हैं। राम पढ़ रहा है, ये स्वतंत्र है। श्याम लिख रहा है, ये भी स्वतंत्र है। ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अल्प विराम। यहाँ प्रयुक्त होने वाला योजक शब्द कौन सा आता है? और। इसलिए ये किस प्रकार का वाक्य का उदाहरण हुआ? संयुक्त वाक्य का। तो यहाँ पर योजक शब्द नहीं दिख रहा है, केवल अल्प विराम दिख रहा है। तो ऐसे वाक्यों को भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की ओर। दूसरा नियम, यदि वाक्य में दो मिश्र वाक्य आ जाए, यदि दो मिश्र वाक्य भी योजक शब्द से पहले यदि वह जुड़ता है तो वह संयुक्त वाक्य बन जाता है। यदि दो मिश्र वाक्यों को भी संयुक्त योजक शब्द से जोड़ देवें, दो मिश्र वाक्य हैं और उनको बीच में योजक शब्द से जोड़ देवें तो वो भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण बन जाता है। भले ही दो मिश्र वाक्य अलग अलग हैं, परंतु उसको जोड़ने वाला शब्द है वो योजक शब्द हैं और वो संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है। तो वो कैसा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य का उदाहरण बन जाएगा। देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। मैं ही रोटी खाकर लेटा कि पेट दर्द होने लगा। मैं ही रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। सॉरी, यहाँ पर मैं आएगा। पेट में दर्द होने लगा। यहाँ पर पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द होने लगा। तो यहाँ पर देखो हमें कैसे पता चला कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो सबसे पहला यहाँ पर योजक शब्द जुड़ा हुआ, देखो ये बेटा की संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। मैं ही रोटी खाकर लेटा और की योजक से जुड़ गया, और हमेशा ये छोटी की वाली योजक शब्द आता है, ये हमेशा ही मिश्र वाक्य में ही प्रयुक्त होता है। तो पेट में दर्द होने लगा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और किससे जुड़ गया? ये संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है, ये रहा और। ये और है जो संयुक्त वाक्य का योजक शब्द हैं, और इससे जोड़ दिया हमने। फिर अगला मिश्र वाक्य कौन सा है? दर्द इतना बड़ा कि, ये देखो ये और की मिश्र वाक्य का है। डॉक्टर को बुलाना पड़ा, कि दर्द इतना बड़ा कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अब दो मिश्र वाक्य कौन से हुए? मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, ये मिश्र वाक्य है। दर्द इतना बड़ा कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा, ये भी मिश्र वाक्य है। अब दो मिश्र वाक्यों को किससे जोड़ दिया? और से जोड़ दिया। यदि दो मिश्र वाक्यों को और से जोड़ देंगे तो वो नया वाक्य का निर्माण हो जाएगा, वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो ये पूरा वाक्य किसका उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का। पहचान कैसे हुई? और से। कैसे हुई? और से। आशा करते हैं कि ये भी नियम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की ओर। अब हम लेंगे संयुक्त वाक्य के महत्वपूर्ण उदाहरण, और मैंने जो ऊपर योजक शब्द बताएं वो इसमें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुए हैं, कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुए हैं।
तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ पर वो कौन कौन से योजक शब्द इस वाक्यों में प्रयुक्त हुए हैं। पहला उदाहरण, कल बारिश हो रही थी इसलिए कपड़े नहीं सूख पाए। देखो, इसलिए से जुड़ गया, इसलिए से जुड़ गया। और मैंने बताया आपको इसलिए कहाँ होता है, संयुक्त वाक्य में। इसलिए कहाँ होता है, संयुक्त वाक्य में। चलते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। रामू केवल चोर ही नहीं, देखो रामू केवल चोर ही नहीं, ये योजक शब्द बैठा बल्कि, ये देखो बल्कि झूठा भी है। रामू केवल चोर ही नहीं बल्कि झूठा भी है। ये बल्कि शब्द से हमें पकड़ेंगे कि ये किस वाक्य का उदाहरण है, वो है संयुक्त वाक्य का। और यदि वाक्य पूछे तो किस प्रकार का उपवाक्य है, समानाधिकरण उपवाक्य। संयुक्त वाक्य के सारे उदाहरण समानाधिकरण उपवाक्य के उदाहरण होते हैं और मिश्र वाक्य के उदाहरण होंगे व्याधिकरण, व्याधिकरण उपवाक्य, व्याधिकरण उपवाक्य। उपवाक्य के दो भेद हैं, एक तो होता है समानाधिकरण उपवाक्य, दूसरा होता है व्याधिकरण उपवाक्य। दूसरा क्या होता है, व्याधिकरण उपवाक्य। और व्याधिकरण उपवाक्य के सारे उदाहरण होंगे मिश्र वाक्य के और संयुक्त वाक्य के सारे उदाहरण होंगे समानाधिकरण उपवाक्य के। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 3। मैंने अनुराग को समझाया। अब देखो, मैंने अनुराग को समझाया पर वह नहीं माना। देखो ये बेटा पर, ये बेटा पर, ये किसका ये देखो इससे जुड़ गया। मैंने अनुराग को समझाया एक वाक्य, वह नहीं माना दूसरा वाक्य। ये दो स्वतंत्र वाक्य है। मैंने अनुराग को समझाया एक स्वतंत्र वाक्य, वह नहीं माना दूसरा स्वतंत्र वाक्य है। पर से जुड़ गया तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, संयुक्त वाक्य का। ये भी किसका उदाहरण हो गया, संयुक्त वाक्य का। उदाहरण नंबर 4, पापा बहुत जोर दे रहे थे अतः मुझे हाँ करनी पड़ी। ये देखो अतः, ये देखो अतः, अतः से जुड़ गया। पापा बहुत जोर दे रहे थे अतः मुझे हाँ करनी पड़ी, ये भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5, राम आया अल्प विराम और भाई से मिला और तुरंत लौट गया। अब यहाँ दो बार और उपयोग नहीं ले सकते हैं। राम आया अल्प विराम, भाई से मिला और लौट गया। ये देखो और दो वाक्यों को जोड़ दिया और तुरंत लौट गया। तो ये भी और को देकर हम पता कर लेंगे कि किसका उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का। उसकी टांग में दर्द है इसलिए, ये देखो फिर से इसलिए आया, ये देखो फिर से इसलिए आया, इसलिए वह कार्यालय नहीं गया। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ, संयुक्त वाक्य का। मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने उसे बहुत समझाया किंतु, ये देखो किंतु मिल गया आपको, किंतु वह नहीं माना, किंतु वह नहीं माना। 8, तुम इसी समय रवाना हो जाओ। ये देखो ताकि, ये देखो ताकि, तुम इसी समय रवाना हो जाओ। एक सेकेंड, तुम इसी समय रवाना हो जाओ ताकि गाड़ी मिल जाए। ये देखो ताकि, ताकि से जुड़ गया। ये भी योजक अव्यय है। मैं ही घर पर नहीं, सॉरी, मैं ही घर गया परंतु घर का दरवाज़ा बंद था। ये देखो परंतु से जुड़ गया। ये परंतु क्या है, योजक अव्यय। उदाहरण नंबर 10, तुम अच्छी पढ़ाई कर लेना नहीं तो, ये देखो नहीं तो, तुम अच्छी पढ़ाई कर लेना नहीं तो विदेश भेज दूंगा। ये देखो नहीं तो, ये है योजक शब्द। तुम पढ़ाई कर लेना वरना, ये देखो वरना, वरना गाड़ी नहीं दिलाऊंगा। ये वरना भी किसका है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण। अगला उदाहरण है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन, ये देखो वरन से जुड़ गया, ये देखो वरन से जुड़ गया, ईमानदार भी हैं। वह परिश्रमी ही नहीं, वह ईमानदार भी हैं। 13, उन्हें न नींद आती थी और न भूख प्यास लगती थी। वो किससे जुड़ गया, न से। उन्हें न नींद आती थी और न भूख प्यास लगती थी, न भूख प्यास लग, एक सॉरी और इससे नहीं है,
ये अल्प विराम से, किससे है? अल्प विराम से। उसे न नींद आती थी और न भूख प्यास लगती थी। ये अल्प विराम का इसके यहाँ इसके स्थान पर आएगा और। क्या आएगा? और। इसके स्थान पर एक शब्द प्रयुक्त होगा और। कौन सा प्रयुक्त होगा? और। तो हम आशा करते हैं कि संयुक्त वाक्य के कम से कम हम 13 उदाहरण समझे और हम आपको आसानी से समझ में आए होंगे। विशेष तौर से इसलिए ध्यान रखना और योजक शब्द को जहन में बिठाना, क्योंकि योजक शब्द वाक्य के बीच में आपको जरूर मिलेंगे। अब चलते हैं अंतिम पड़ाव की ओर, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, शेष अन्य आश्रित उपवाक्य हो। अब इसकी भाषा लैंग्वेज भी पूरी बदल गई कि प्रधान और आश्रित दो शब्द आ गए इसमें। कभी कभी परिभाषाओं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पर प्रधान शब्द आया, देखो ये प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। ये प्रधान और आश्रित का मामला केवल मिश्र वाक्य में होता है, संयुक्त में नहीं होता। संयुक्त में नहीं होता। एक प्रधान होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा। वो वाक्य किसका उदाहरण होगा? मिश्र वाक्य का। चलो अगला समझते हैं। इसमें प्रधान वाक्य को हटा देने पर आश्रित उपवाक्य का महत्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये देखो विशेष पहचान, क्योंकि इसमें दो वाक्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक को हटाने पर दूसरे का महत्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो वो वाक्य किस प्रकार का उदाहरण होगा? मिश्र वाक्य का उदाहरण। एक उदाहरण देख लेते हैं। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। यदि हम ये पहला वाक्य हटा देते हैं, सफल वही होता है, तो हम दूसरा वाक्य बचा कि जो परिश्रम करता है। अब ये जो परिश्रम करता कौन? अधूरा वाक्य हो गया। ये क्या हो गया? अधूरा वाक्य हो गया कि जो परिश्रम करता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। इसीलिए सफल वही होता है, यह है प्रधान उपवाक्य। ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। और जो परिश्रम करता है वो है आश्रित उपवाक्य, वो है आश्रित उपवाक्य। तो अब किससे हमें पता कैसे चलेगा कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है? तो सबसे पहला लोकोक्ति मुहावरा अधिकांश आता है वो मिश्र वाक्य में चले जाते हैं। और दूसरी बात, ये इससे योजक शब्द से जुड़ा हुआ है, वो है ये बेटा कौन सा? ये रहा जो। ये जो से भी आप पता कर सकते हैं कि मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि हमने जो संयुक्त वाक्य में नहीं पढ़ा, जो संयुक्त वाक्य में नहीं पढ़ा। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। ये देखो, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। क्या मत करो? हिंसा मत करो। तो हम पता कैसे करेंगे कि किसका उदाहरण है? देखो देखो, योजक शब्द बेटा ये रहा की, और की मैंने बताया ना छोटी वाली की। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान वाक्य कौन सा हो गया? गांधी जी ने कहा, ये प्रधान। और बाकी वाले सारे क्या हैं? सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, ये आश्रित उपवाक्य हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया? मिश्र वाक्य का। ये किसका उदाहरण हो गया? मिश्र वाक्य का। अब प्रधान उपवाक्य क्या होता है वो समझ लेते हैं। ऐसे वाक्य में कर्ता एक होगा और वो भी प्रधान उपवाक्य में होगा। शेष अन्य उपवाक्य प्रधान पर आश्रित होते हैं। प्रधान उपवाक्य एक प्रकार का साधारण वाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य की शुरुआत योजक शब्द से होती है। अब देख लेते भाई, कहाँ पर आश्रित वाक्य की शुरुआत योजक शब्द से होती है? तो ये देखो, योजक शब्द क्या है? की। ये देखो, ये योजक शब्द बेटा की, ये की। सदा सत्य बोलो, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य की शुरुआत किससे होती है? योजक शब्द से। और इनसे पहले जो प्रधान उपवाक्य होता है, और वो क्या था? स्वतंत्र। कैसे है? महात्मा गांधी ने कहा, तो ये स्वतंत्र हो गया। गांधी जी ने कहा, ये स्वतंत्र। और की योजक शब्द से जुड़ गया, और योजक शब्द से ही शुरुआत होती है आश्रित उपवाक्य की। यदि वाक्य में दोनों ही उपवाक्य
यदि वाक्य में दोनों ही उपवाक्य योजकों से जुड़े हुए हो तो अंतिम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाता है। ये महत्वपूर्ण नियम है भाई, सुन लेना। ये कह रहा है कि यदि वाक्य में योजक शब्द से शुरुआत होती है, यदि वाक्य में दोनों ही उपवाक्य योजकों से शुरू होता है, ये मान लो ऊपर वाले वाक्य में योजक शब्द से शुरू हुआ, वो कहला गया आश्रित उपवाक्य, परंतु इसमें है कि दोनों ही वाक्य में योजक से ही शुरू होती हैं। जैसे देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहां पर देखो, जिसकी क्या है, योजक शब्द है। मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य के अंदर दो प्रकार के वाक्य होते हैं और उसमें योजक शब्द भी दो प्रयुक्त होते हैं। कई वाक्य में एक दिखाई देते हैं, परंतु हमेशा ही एक वाक्य में दो योजक शब्द दिखाई देंगे। देखो, जिसकी और उसकी, ये क्या है, योजक शब्द है। क्या है, योजक शब्द। अब इस वाक्य में दो योजक शब्द हैं और दोनों से वाक्य की शुरुआत होती है। जिसकी लाठी, ये एक वाक्य है, और उसकी भैंस, ये वाक्य है। अब दोनों से शुरू हो गया, परंतु प्रधान और आश्रित का समस्या हो गई। तो ऐसे वाक्य में जो बाद वाला होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है और पहले वाला होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। इसमें क्या क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, उल्टा। कौन से नियम के तहत, कि जिस वाक्य में एक वाक्य होता है और दोनों ही वाक्य योजक शब्द से शुरू होते हैं। दोनों ही वाक्य यदि योजक से शुरू होते हैं तो पहले वाला आश्रित वाक्य होता है और बाद वाला प्रधान उपवाक्य होता है। ये महत्वपूर्ण नियम है, ये भी हमें जहन में रखना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो हम ये याद रखनी, जिस प्रकार से संयुक्त वाक्य में याद रखी उसी प्रकार से हमें मिश्र वाक्य में भी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले योजक शब्द, चलो इनको भी हम एक एक करके जहन में बिठाते हैं। तो सबसे पहला है, मैंने बताया आपको, छोटी की, रट लो। क्या करो, रट लो। छोटी की हमेशा ही मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होती है। अगला है क्यों, और पीछे जुड़ी हुई है छोटी की, तो क्यों की, क्यों की। तो क्यों की भी किसका उदाहरण होगा, मिश्र वाक्य का, क्योंकि पीछे क्या है, छोटी की, और क्यों शब्दवत। तो क्योंकि एक प्रश्नवाचक के अंदर प्रयुक्त होगा क्योंकि, ठीक है। तो क्योंकि भी एक अवयव हो गया और ये भी मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होगा। अब मैंने बताया कि वाक्य में दो दो योजक शब्द आएंगे एक वाक्य में। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दो याद रखना आपको, क्या, की और क्यों की, केवल दो, की, छोटी वाली की और क्यों की, ये दो मिश्र वाक्य में आएंगे। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी यही करने वाले हैं, इनको हमें रट लेना। क्या कर लेना, रट लेना। दूसरी सामान्य बात क्या याद रखनी कि भाई कोई भी वाक्य हो जिसमें दो दो शब्द हो, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, यदि तो, यद्यपि, तथापि, जैसे जैसे, वैसे वैसे, ऐसे शब्द दिखाई देवे तो वह हमेशा ही मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें दो दो योजक शब्द प्रयुक्त होते हैं। दो दो योजक शब्द प्रयुक्त होते हैं तो वो किस प्रकार का उदाहरण होगा, मिश्र वाक्य का। जैसे जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, यदि तो, यद्यपि, तथापि, जैसे जैसे, दो एक समान भी आ सकते हैं, जो वो, वैसे वैसे, जिसे, जिन्हें, जिसका, उन्हें, ये भी मिश्र वाक्य में देखने को मिल सकता है। तो विशेष तौर से क्या ध्यान रखना, दो दो योजक शब्द प्लस छोटी वाली की और क्यों की, ये आपको कहाँ नजर आएंगे, मिश्र वाक्य में। चलते हैं उदाहरणों की ओर। एक सेकेंड भाई, मिश्र वाक्य के मैंने बताया आपको तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, तीन प्रकार के उपभेद होते हैं। उनको हम समझ लेंगे। ये तीनों ही प्रकार के वाक्य मिश्र वाक्य के उदाहरण होंगे। ये तीनों ही प्रकार के वाक्य मिश्र वाक्य के उदाहरण
होंगे। तो सबसे पहला मैंने बताया कि छोटी की और क्यों की। संज्ञ आश्रित उपवाक्य में दो ही प्रयुक्त होंगे, वो है छोटी की और क्यों की। छोटी की और क्यों की, इसको विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि छोटी की और क्यों की ये दो शब्द हैं जो योजक का काम करते हैं, परंतु ये कहाँ मिलेंगे? संज्ञ आश्रित उपवाक्य में। संज्ञ आश्रित उपवाक्य, कोई भी वाक्य में यदि ये दोनों प्रयुक्त हो गए और वो पूछे को वाक्य किस श्रेणी का है, तो वो है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और पूछे तो मिश्र वाक्य, पूछे तो मिश्र वाक्य। तो पता चल गया, पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, उसमें दो योजक शब्द मिलेंगे, की और क्यों की। चलते हैं दूसरा, विशेषण विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये देखो विशेषण आश्रित उपवाक्य, अब इसमें क्या क्या मिलेगा देखो। इसमें जो, जिससे और जिन्हें और जिसका, ये सब इसमें मिलने वाले हैं। ये सब इसमें मिलने वाले हैं। जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसको, जिन्हें, ये सारे ज से शुरू होने वाले सारे किस में आएंगे? विशेषण आश्रित उपवाक्य में। विशेषण आश्रित उपवाक्य में। चलते हैं क्रिया विशेषण, ये अव्यय है। क्या है? अव्यय। अब आपको पता कैसे चलेगा भाई विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण में पता कैसे चलेगा भाई? कन्फ्यूजन होंगे तो मैं सामान्य से बता दूं, क्योंकि ये है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय। क्या है? अव्यय। अब देखो, जो से जिसे भी बनाए जा सकते हैं, जिसका भी बनता है, जिसकी भी बनते हैं और जिसको भी बनता है। ये जिससे बहुत सारे शब्द नए बनते हैं तो परिवर्तन हो गया, तो वो अव्यय नहीं रहा। वो परिवर्तन हो गया तो वो अव्यय नहीं रहा, क्योंकि अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। परंतु यहाँ पर तो विकार उत्पन्न होता है। जिससे जिसका भी बनता है, जिसकी भी बनता है और जिससे भी बनता है, जिन्हें भी बनता है, तो परिवर्तन हो गया। तो आपको किस में डालना है? विशेषण आश्रित उपवाक्य में। अब देखते हैं इसमें नीचे आकर कि भाई इसमें कोई बदलता है या नहीं बदलता है। देखो क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय है। अब देखो ज्यों त्यों, ये हमेशा ऐसे ही प्रयुक्त होंगे। प्रश्नल, ज्यों त्यों, जैसे जैसे। अब जैसे को जैसी नहीं बना सकते हैं, जैसे को जैसी नहीं बना सकते हैं, जैसे जैसे ही आएंगे। जब तब, अब जब तब का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये जैसे हैं वैसे ही प्रयोग करने पड़ेंगे। तो जैसे इसका निर्माण हुआ वैसे ही इसको प्रयोग करते हैं, तो वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये क्योंकि शब्दों में हमें, इस योजक शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम करना संभव नहीं है, तो हमें पता लगा लेंगे कि ये इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। और जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं वो है विशेषण आश्रित उपवाक्य। और संज्ञा आश्रित उपवाक्य बिल्कुल सरल हैं, छोटी की और क्यों की से जुड़े हुए होते हैं। ये हैं आश्रित उपवाक्य के तीन भेद। कभी कभी इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अब अंतिम पड़ाव की ओर मिश्र वाक्य के उदाहरण समझ लेते हैं, जो मैं बताया वो यहाँ पर मिल रहा या नहीं। राम परीक्षा में असफल रहा क्योंकि, ये देखो आपको मिल गया क्योंकि। क्या मिल गया? क्योंकि। ये देखो ये बेटा क्योंकि, क्योंकि वह पढ़ा नहीं। राम परीक्षा में असफल रहा क्योंकि वह पढ़ा नहीं। दूसरा, मैं ही उस लड़के से मिली थी जो, ये देखो देखो विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये देखो, मैं ही उस लड़के से मिली जो पतंग उड़ा रहा था। ये देखो विशेषण आश्रित उपवाक्य। तीसरा, ज्यों ही मैं घर पहुंची वैसे ही बिजली चली। ये देखो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखो ज्यों, ये देखो ये नहीं बदल रहा। ये देखो ज्यों, ये ज्यों और ये बेटा वैसे, ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और ये दो योजक शब्द से जुड़ गया, ये दो योजक शब्द से जुड़ गया, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? मिश्र वाक्य का। सोहन ये बताओ कि, सोहन ये बताओ कि, ये बेटा देखो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य की से जुड़ गया। तुम कल कहाँ थे? सोहन ये बताओ कि तुम कल कहाँ थे। रोशन को मालपुरिया, रोशन जो मालपुरिया में रहता है मेरा मित्र है। देखो ये जो से जुड़ा हुआ, ये देखो ये बेटा विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य, रोशन जो मालपुरिया में रहता है वह मेरा मित्र है। यहाँ पर अल्प विराम की जगह आएगा वह। क्या आएगा? वह मेरा मित्र है। उदाहरण नंबर 6, कल की चिंता वे करते हैं
कल की चिंता वे करते हैं। देखो ये बेटा विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जो बेरोजगार होते हैं, तो जो से जुड़ गया विशेषण आश्रित उपवाक्य। 7, मैंने सुना कि, ये देखो कि बेटा ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य कि मैंने सुना है कि रीना पास हो गई है, रीना पास हो गई है। उदाहरण नंबर 8, चाहे रात बीत जाए मुझे गृह कार्य पूरा करना है। चाहे रात बीत जाए मुझे गृह कार्य पूरा करना। चाहे, ये देखो चाहे रात बीत जाए मुझे गृह कार्य पूरा करना है, ये भी किसका उदाहरण है? मिश्र वाक्य का। अब हम पता कैसे चलेंगे इसमें योजक शब्द पता पकड़ना मुश्किल हो गया। तो ये देखो अर्धविराम, ये क्या है? अर्धविराम है। ये बेटा अर्धविराम, ये बेटा अर्धविराम। अर्धविराम केवल मिश्र वाक्य में ही प्रयुक्त होता है। अर्धविराम केवल मिश्र वाक्य में ही प्रयुक्त होता है। तो आपको ये अर्धविराम भी विशेष तौर से ध्यान रखना कि अर्धविराम मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होता है। किस में होता है? मिश्र वाक्य में प्रयुक्त अर्धविराम क्या है? अर्धविराम। और अल्प विराम होता है संयुक्त वाक्य में। अल्प विराम होता है संयुक्त वाक्य में और अर्ध विराम होता है मिश्र वाक्य में। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो मोटा था। ये देखो ये जो बेटा, ये देखो ये जो बेटा, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो, ये देखो तो, यदि तो, मैंने वहाँ बताया ना यदि तो, ये तो और ये बेटा यदि, ये दो योजक सबसे जुड़ गया, ये दो योजक सबसे जुड़ गया। तो ये हो गया यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो बाहर प्रतीक्षा करें। यदि और तो से जुड़ गया, ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण हुआ। 11, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। देखो जो और वह, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य। फिर है वह वही बच्चा है जिसे गाय ने मारा है। देखो वह जिससे, विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य। कोई ऐसी बात सुनाओ जिससे सुनकर हंसी आ जाए। देखो ये जिससे, ये बेटा जिससे, विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य। दे देखो ये बेटा जिससे, कि ऐसी बात सुनाओ जिसे सुनकर हंसी आ जाए, विशेषण आश्रित उपवाक्य। 14, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। ये देखो जैसे से पकड़ना, जैसे वैसे, तो ये है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे वैसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य का तीसरा प्रकार, वह जहाँ चाहे जाए तुझे क्या लेना देना। वह जहाँ चाहे जाए तुझे क्या लेना देना। वह जहाँ चाहे, वह मतलब कोई व्यक्ति है, वह जहाँ चाहे तुझे क्या लेना देना, तुझे क्या लेना देना। तो इस अल्प विराम की जगह यहाँ पर एक और योजक शब्द जुड़ेंगे और एक ये और एक ये। जब ये वाक्य में दो प्रयुक्त योजक शब्द हो जाए, एक सेकेंड, वह जहाँ जाए तुझे क्या लेना देना, ये एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? मिश्र वाक्य का। अगला उदाहरण ले लेते हैं 15 के बाद 16।
जब मैं छोटा था तब, ये जब और तब से जुड़ गया, ये जब और तब से जुड़ गया। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जब और तब क्या है, अव्यय। तो जब और तब अव्यय है तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था, ये भी किसका उदाहरण है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मुझे बताओ कि तुम मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। मुझे बताओ, एक सेकंड, वाक्य में कोई अशुद्धि है क्या। मुझे बताओ तो तुम्हारा, हाँ सही है, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, तो से जुड़ गए। देखो ये रहा, तो मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। मैंने बताना यदि और तो, यदि और तो, यहाँ पर यदि लुप्त है कि जहाँ वाक्य में यदि और तो आएंगे तो वो भी किसका होगा, मिश्र वाक्य, यदि और तो। कभी कभी ये दोनों साथ प्रयुक्त हो जाते हैं और कभी कभी एक भी प्रयुक्त हो सकता है। 18 अंतिम उदाहरण, जितना माल तुम भेजोगे उतना हम भी बेचेंगे। देखो जितना उतना, जितना उतना, जितना उतना, तो दो योजक शब्द प्रयुक्त हो गए, तो किसका उदाहरण हो गया, मिश्र वाक्य का। तो आज हमने प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, आशा करते हैं कि हम सामान्य नियमों के माध्यम से, कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। और आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें। कम से कम 50 से 100 प्रश्न इस रचना की दृष्टि से प्रयुक्त हुए वाक्य को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और बार बार शब्दों को जहन में बिठाएंगे तो आपको कभी इस प्रकार के वाक्य के प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसी प्रकार के वीडियो महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आधारित इस चैनल पर मिलते रहेंगे। यह आपका अपना चैनल है चारुल हिंदी एकेडमी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए इसी चैनल के साथ। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।